दंड संहिता था, वो भारतीयों को दंड प्रदान करना था। दंड माने उनको भय दिखाना था। उसका उद्देश्य था कि हम आपको पहले से भयभीत करते हैं। अब उसका उद्देश्य बदल के हम आपको वो दंड नहीं दे रहे हैं, हम आपको न्याय प्रदान कर रहे हैं, किसी को भय नहीं प्रदान करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि हम आपको दंडित कर रहे हैं तो आप भाग जाएंगे, लेकिन आपसे कहे जाके कि आपको न्याय प्रदान कर रहे हैं तो नाम से का उद्देश्य ही स्पष्ट कर रहा है। अब जो संहिता है यह लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए है, दंड प्रदान करने के लिए नहीं है। और इसमें भारतीय सिस्टम में जो नए साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट 1857 में इस तरह की साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये जो कंप्यूटर और फॉरेंसिक साइंस और तमाम एविडेंस के जो नई नई चीज़ें आई, और पिछली चीज़ें सब जो थी पुलिस के हाथ पे थी और जजेज के हाथ पे थी। सामान्य जन नागरिक को पता नहीं था। ये आसान बात, उसकी अंग्रेजी बहुत कठिन थी, इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है, और इसको सामान्य व्यक्ति भी उसको समझने के लिए अच्छी अंग्रेजी की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के और ब्रिटिश विद्वानों के द्वारा ड्राफ्ट की गई थी। ये सिंपल भाषा में है, अच्छे इलस्ट्रेशंस हैं, और इसमें इसके द्वारा जो चीज़ है वो कम्युनिटी में के साथ आपको काम करने का जो है एक अवसर दिया गया है। और हमारा सुप्रीम कोर्ट ने भी ज़बरदस्त समय समय पर बहुत निर्देश दिए थे। इसके अलावा दुनिया में भी बहुत बदलाव आए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने मानवाधिकारों का डेवलपमेंट किया है कि सभी के मानवाधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय, हमारे मानवाधिकार आयोग ने इस पर बहुत बार बार कहा है कि इसमें सुधार होना चाहिए। तो बहुत शोध और समाधान के बाद हमने किया है, और जो भी चीज़ें बाकी रह गई हैं, ऐसा नहीं कि भूल अब नहीं हो सकता, उसकी व्याख्या जो केवल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स जुडिशरी करती है। जहाँ भी प्रावधानों की ज़रूरत होगी, जो गए होंगे, उसके लिए हमारे पास न्यायपालिका है, और न्यायपालिका उसकी व्याख्या करेगी। और जहाँ लगता है कि अभी कमियां रह गई है, उस चीज़ का काम न्यायपालिका कर लेना चाहिए। उन चीज़ों को जहाँ लोगों को लगता है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, सारी चीज़ें एक लाख के अंतर्गत समाहित नहीं की जा सकती, उसकी एक सीमाएँ होती हैं। एक आउटलाइन दिया जा सकता है, और शेष काम न्यायपालिका, हमारे यहाँ वो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसकी हर केस के अनुसार उसकी व्याख्या करेंगे। और जहाँ ज़रूरत होगी कि लगता है कि यहाँ पर इस पर कोई कमियाँ है, उसकी व्याख्या के द्वारा उसको मजबूत करने का प्रयास करेंगे, उसको लागू करने का प्रयास करेंगे। इसमें कोई कमी नहीं है, और जहाँ भी कोई कमी रहेगी उस कमी को पूरे करने के लिए हमारे न्यायपालिका उसमें अच्छे ढंग से कार्य करेगी, कोई कमी ना नहीं पाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस न्याय संहिता पूरी तरह से कंप्लीट है, और जो भी अगर किसी को लगता है कोई कमियाँ हैं, उसको पूरा करने के लिए हमारे पास में बहुत मजबूत न्यायपालिका है। ठीक है। जैसे प्रोफेसर मनोज ने बताया, मैडम साहब ने बताया, जो प्रोसीजर क्या है, साक्ष्य कैसे जुटेंगे, नए तरीके से साक्ष्य कैसे जुटेंगे, एविडेंस कैसे बनेंगे, और किस दंड के लिए क्या सजा है, किस जुर्म के लिए क्या सजा है, उसमें जो बताया है वो बदलाव हुआ है। और तो बदलाव होगा, टेक्निकल बदलाव कर दिया सरकार ने बातें की, जो सिस्टम है मैं प्रैक्टिकल अगर जो एमएलए ने एसएचओ लगाया है, जिसने एसएसपी को लगवाया है, अगर एमएलए चाहेगा तो ऐसा ही होगी, एमएलए चाहेगा ऐसा नहीं होगी। अब जैसे हम जनता तक ये पहुंचाना चाहें कि अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की और ये कॉग्निटिव ऑफेंस बनता है, आप मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस लेगा, और अगर उसे लगता है कि एफआईआर बनती थी तो पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है कि एफआईआर दर्ज के इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो हम जनता को जागरूक करना कि उनके ये अधिकार हैं। अगर आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता, पहले एसपी को लिखें राइटिंग में, फिर भी नहीं होता तो मजिस्ट्रेट के पास 175 नागरिक सुरक्षा संहिता में एक पिटीशन डाल दें। देखिए, एक और प्रावधान इससे पहले कि मैडम जवाब दें, एक और प्रावधान हमने किया है। पहले जो पुलिस डायरी में हम एंट्रियां करते थे वो कहीं नहीं जाती थी,
अब हमने उसकी भी व्यवस्था की है नागरिक सुरक्षा संहिता में कि इसकी कॉपी भी न्यायालय के समक्ष जाएगी। तो हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, सरकार ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है। मैं मानता हूं कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन में खामियां रहेंगी, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे जनमानस में इसकी चेतना आएगी, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, ये भी खामियां दूर होंगी। वेबिनार की जरूरत है। अभी और अवेयरनेस की आवश्यकता कि है। आप ऐसे प्रोडक्ट पैदा करो ना बच्चे, क्योंकि आपके बच्चे ही अधिवक्ता बनेंगे, आपके बच्चे ही सेक्शन जज बनेंगे। आप ही प्रोडक्ट ऐसे पैदा करो अभी वो काफी डिफेंड वाले ना बच्चे नहीं हमारे इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर का मतलब ये नहीं कि हम व्हाट्सएप पे करें, उसके लिए हम पोर्टल बना रहे हैं। एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी हो जो हम हर जगह बताएंगे कि इस जगह पे जाके आप इलेक्ट्रॉनिकली एफआईआर दे सकते हैं। व्हाट्सएप पे एफआईआर का कोई प्रावधान नहीं। इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर का मतलब ये है कि रात को कुछ ऐसा वाक्य हुआ, आप उसी वक्त उस पोर्टल पे जाकर के, अगर मैं आपको 282 रिपोर्ट बताऊं विधि आयोग की, उन्होंने इसका एक एसओपी भी इशू किया कि आप जैसे एक पोर्टल बना दिया हमने, नेशनल पोर्टल, जैसे हमारा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है CCTNS। तो वहां आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉग इन करें, आपके पास OTP आएगा, आपकी वेरिफिकेशन होगी, तब आपने वहां जाकर के अपना एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल में इंफॉर्मेशन दे, वो संबंधित थाने के पास चले। आप 3 दिन के अंदर वहां जाकर के उसे साइन कर दें, वो FIR के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन 3 दिन से पहले भी पुलिस अफसर पे कोई बार नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। अगर उसे लगता है बहुत सीरियस ऑफेंस है, जैसे फोन पे इंफॉर्मेशन पहले आती थी, तो वो जाता था क्राइम सीन पे, वहां जाके अब भी वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और वापस आकर के उसे FIR में कन्वर्ट कर सकता तो ये तो है। IO भी इन्फॉर्मेंट हो सकता है। ये तो आप कागजी बात कर रहे हैं, होगा ऐसे होगा, जो प्रैक्टिकल हो रहा है। जब सरकार को लगता है CM साहब ये चाहते हैं तो सभी SSP को ऑर्डर आ जाते हैं ड्रग्स पे पर्चे कर दो देखते देख, तो वो कहते हैं इतने पर्चे हो गए, ड्रग कंट्रोल कर लिए, ये कर लिए। जब करना है क्राइम नहीं हो रहा है, कोई पर्चा नहीं करना, तो मैसेज देना है कि देखो कोई FIR नहीं हो रही, इसका मतलब हमारा क्राइम कंट्रोल में। इस पे क्या अंकुश लगे, इस पे नई अंकुश संहिता लगाने बनी, के इसमें लिए क्या करें? इस पे अंकुश लगाने के लिए 2 चेंजेस, 2 बदलाव। पहला ये कि जैसे मैंने कहा कि FIR दर्ज करना लाजमी है, मैंडेटरी है, आपके पास चॉइस नहीं। और अगर नहीं दर्ज करते तो जो डिफॉल्टिंग पुलिस अफसर है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हो सकती है। ये ऑफेंस है, तो आप उसके खिलाफ भी FIR दर्ज करा सकते हैं कि इसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी ने यह तक कह दिया कि उसके खिलाफ ड्यूटी में कोताही बरतने का केस भी अब लगाएं और उसके खिलाफ भी FIR दर्ज करें। अब इससे ज्यादा कानून व्यवस्था में अब लेजिस्लेचर और कुछ नहीं करता। ये मैं तो कर सकता हूँ ना, ये आप भी कर सकते हैं। जी, जी। जो समाज के आखिरी व्यक्ति है, ऑटो ड्राइवर है, वो कैसे करेगा, वो कैसे लड़ाई लड़ेगा? इस कार्यक्रम का उद्देश्य तो 112 भी है, 180 भी है ना, 100 ऐसी कई 2-3 धार है। पर अगर कोई बंदा इमीडिएटली किसी के घर पे अटैक कर दिया, ऑफिस में अटैक कर दिया, तो 112 पे कॉल करेगा या 180 पे करेगा, तो वो उसकी तो पुलिस वाले मानते नहीं है, वो कहता है ये तो फालतू की है। जी, ये समस्याएं आपकी हैं, ये आम जनता की भी समस्या है कि हमने हेल्पलाइन पे कॉल किया, पुलिस वालों को कॉल किया, उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। उसके भी इसीलिए हम ये चाहते थे, या सरकार ये चाहती थी, जैसे मैंने आपको बताया, सितंबर 2018 से हम ऑनलाइन या EFIR की व्यवस्था के बारे में सोच रहे थे। तभी अब हम CCTNS के साथ जोड़ करके चाहते हैं कि बंदा ऑनलाइन डाल दे। अगर ऑनलाइन पोर्टल पे जाके डाल दिया, आप कैसे इग्नोर कर पाएंगे? वो रिकॉर्ड में तो कहीं आ गया। जब रिकॉर्ड में आ गया तो कल को जवाबदेही फिक्स होगी कि भाई जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट भी कर दी गई थी, फिर भी आपने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जो आप 112 पे भी ऑन रिकॉर्ड होता है, जो 112 में बात कर रहे हैं, वहाँ उसकी ट्रैकिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ आपके पास IP एड्रेस है, कहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन आई है, कहाँ से, किस नंबर से, किस व्यक्ति ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी। तो इसकी पुख्ता जो हम करते हैं, इसको हम जो ये वेरीफाई करते हैं, वो संभव होगा। तो मुझे लगता है जब ये रिकॉर्ड पे आएगा और ट्रांसपेरेंसी होगी तो इस पर बहुत बदलाव आएगा। ये नए कानून बने हैं, इसमें राजेश गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कोई रोल है? आपसे वैसे चर्चा हुई होगी, आपके जो एक्सपर्ट हैं, आपके भी किसी प्रोफेसर ने वहाँ पर होम मिनिस्ट्री का या कोई लॉ है उनको बुलाया, आपने भी भेजा है कुछ? जी, अपने यूनिवर्सिटी का योगदान है इसमें? जी, हमारे भूतपूर्व जो वाइस चांसलर थे, वो उस कमेटी में रहे हैं, जो होम मिनिस्ट्री की कमेटी थी।
जिसमें उन्होंने नए कानूनों के प्रारूपों पर विचार किया। उसके अलावा अब जो कानून बने हैं इसमें कोई भ्रांतियां जो रह गई हैं, जो बहुत जगह हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर कैसे हो, तो प्रोफेसर शरणजीत और मैं हम लगातार जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इस पर रिसर्च कर रहा है, जो सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाती है, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और उन सभी के मुद्दों के ऊपर हम वहाँ पे भी अपनी आवाज़ उठाते हैं और हमारी आवाज़ जो है BPRND ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू सरकार तक पहुँचती है। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।